हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो है आज लेक्चर नंबर 8 के साथ आ गए हैं। इससे प्रीवियस जो लेक्चर अपलोड हुआ है उसको आप ज़रूर देखें। पहले पीछे का जितना वीडियो अपलोडेड है उसको आप अच्छे से वॉच कर लें, फिर जो है आगे का वीडियो देखें। इससे आपको समझने में आसानी होगा, बेहतर होगा। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2020 प्लेलिस्ट में। ठीक है, उसमें आपको जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, और आज हमारा नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज EFI। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI। तो थोड़ा हम लोग समझते हैं कि क्या है ये EFI, होता क्या है। थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं बेसिकली। तो आपने बेसिक फंडामेंटल्स 10th में पढ़ा होगा मैग्नेट के बारे में, है ना, कि मैग्नेट जो है वो अपने चारों ओर कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उसी तरीके से अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो वो अपने चारों ओर क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैसा होगा, है ना, किसी पॉइंट पर, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। आफ्टर दैट जो डिस्टेंस है, पॉइंट डिस्टेंस, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सब बातें हम लोग बाद में देखते हैं, अभी पहले देखते हैं। जैसे सपोज करते हैं हम कि यहाँ पर अगर कोई हमने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया +Q, तो सवाल ये है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक होगा, क्या बहुत ज़्यादा दूर तक होगा। ठीक है, तो कितना दूर तक होगा वो डिपेंड करता है इस चार्ज के स्ट्रेंथ पर। ठीक है, अगर इसका स्ट्रेंथ कम है तो फील्ड कम रीजन तक होगा, और अगर इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो फील्ड जो है वो ज़्यादा रीजन तक होगा, ज़्यादा दूर तक फैला होगा। अब देखिए, फील्ड हम लोग कैसे समझते हैं कि कहाँ से इसका फील्ड दिखा होता है। फील्ड तो दिखता है नहीं, है ना, तो इसको हम कैसे एक्सपीरियंस करेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कह सकते हैं कि ये एक चार्ज के चारों ओर का वो रीजन होता है जहां पर कोई अदर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव या एट्रैक्टिव फोर्स का जो एक्सपीरियंस है वो कर सकता है। ठीक है, तो किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव और एट्रैक्टिव फोर्स का एक्सपीरियंस कर सकता है, वही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर अगर हमने कोई नेगेटिव चार्ज अब रख दिया, तो क्या ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर पाएगा अपने तरफ, है ना। तो अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और इसका स्ट्रेंथ कम है तो आंसर है नो, है ना, नहीं कर पाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, चार्ज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर रख दिए हैं, फिर भी देख रहे हैं कि फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पर रख दिए हैं, फिर भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। बट जैसे ही हम चार्ज को यहाँ पर ले आते हैं तो हम देखते हैं कि अब जो है इस पर एट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यानी स्टार्ट हो गया है। तो आप इस रीजन के अंदर या इस रीजन तक कहीं भी अगर चार्ज को लेके आते हैं तो इसका मतलब है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा नज़दीक आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगा, और दूर जाएंगे तो स्ट्रेंथ क्या होते जाएगा, घटता जाएगा। जैसे इधर आएंगे तो स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज, और इधर आएंगे तो स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज। और एक ऐसा कंडीशन आएगा जब फील्ड का जो है वैल्यू, इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये फील्ड का ज़्यादा, है ना, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़्यादा हो जाना या किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कम हो जाना, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो ये किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां तक कोई अदर चार्ज पार्टिकल जो है वो एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स का एक्सपीरियंस कर सकता है। और ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका किसी पॉइंट पर ज़्यादा हो जाना या इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी पॉइंट पर कम हो जाना, है ना, यानी इसका मैग्नीट्यूड में जो वेरिएशंस होते रहता है, इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानते हैं। तो आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, शॉर्टली नॉन एज EFI। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं।
it is electrostatic force per unit positive charge. It is electrostatic force per unit positive charge due to source charge. It is electrostatic force per unit positive charge due to source charge. तो किसी यूनिट चार्ज पर सोर्स चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वही हमारा बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, तो पर यूनिट पॉइंट चार्ज पर सोर्स चार्ज के कारण लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में डिफाइन करेंगे। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is measured, strength of electric field is measured in terms of electric field intensity। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अभी हम बोल रहे थे कि स्ट्रेंथ को कैसे मेज़र किया जाता है, तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेज़र किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करें तो देखो कैसा फॉर्मूला होगा। Therefore electric field intensity is equal to what? That is electrostatic force divided by point charge। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय पॉइंट चार्ज। अगर हम थोड़ा सा इसको समझे, सपोज करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई सोर्स चार्ज है। ठीक है, क्या है ये हमारा, तो कोई सोर्स चार्ज है। ठीक है, और सपोज कर लेते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक एक्सटेंड है, अप टू इन्फिनिट तक। यहाँ पर कोई अगर हमारा पॉइंट चार्ज है, ये रहा क्यू नॉट, दैट इज पॉइंट चार्ज, और इसको हम लोग टेस्ट चार्ज भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग? टेस्ट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज। तो ये सोर्स चार्ज के कारण इस पॉइंट चार्ज पर जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा that is called the EFI at that point। ओके, तो ये इस तरीके का टर्म होता है। अच्छा, आपको जान लेना है कि ये सोर्स चार्ज और ये पॉइंट चार्ज में क्या डिफरेंस है। तो सोर्स चार्ज हैज़ वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड, है ना, जहाँ पॉइंट चार्ज का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है ना, यूनिट होता है। ठीक है, तो देयरफॉर सोर्स चार्ज का जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा होता है, किसके कंपेयर में? पॉइंट चार्ज के कंपेयर में। एंड सोर्स चार्ज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये जो सोर्स चार्ज है ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो इस तरीके से अगर हम डिफाइन करें, अगर अब हम फॉर्मूला को सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिनोटेड बाय ई, देयरफॉर ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला हो जाएगा। ये सबसे इनिशियल फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा, आप जब अभी जैसे हम लोग थ्योरेटिकल टर्म्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर ध्यान से क्यू नॉट यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप फार्मूला में ओनली क्यू भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया फार्मूला हमारा? एफ अपॉन क्यू नॉट। दैट इज वेरी फेमस एंड इनिशियल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा और टर्म्स पे आते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो इसका हम लोग एसआई यूनिट देख लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ तो फोर्स है न्यूटन, क्यू नॉट चार्ज है कूलम, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। तो एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी विल बी न्यूटन पर कूलम। अच्छा, आपको अदर एसआई यूनिट भी याद कर लेना चाहिए, अदर एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, तो आप आगे एक रिलेशन पढ़ेंगे, जब हम लोग पोटेंशियल पढ़ लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसके बाद एक रिलेशन पढ़ेंगे, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल।
तो इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच का एक हम लोग रिलेशन पढ़ने वाले हैं, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो हम लोग आगे चल के ये रिलेशन प्रूव करेंगे जब पोटेंशियल पढ़ लेंगे। तो ये इस तरीके से इंटेंसिटी और पोटेंशियल में क्या होता है, एक तरीके का रिलेशंस होता है, ठीक है। तो और ये नेगेटिव सिंबल का क्या मीनिंग है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल होता है, दैट्स व्हाई हियर नेगेटिव साइन, ठीक है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है। तो अगर हम इस फॉर्मूला का यूज करके हम बनाएंगे तो ये क्या हमारा पोटेंशियल और ये क्या हमारा डिस्टेंस, तो बताइए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू पोटेंशियल का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, सब जान रहे हैं, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। तो अगर कोई क्वांटिटी है और उसका एक से ज़्यादा यूनिट है, ऐसा यूनिट एक से ज़्यादा लिखने का तरीका है, तो आप उसको याद रखेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वांटिटी को जो है हमको आइडेंटिफाई करना होता है उसके एसआई यूनिट के हेल्प से। जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि 5 न्यूटन पर कूलम या कहीं लिखा हुआ 5 वोल्ट पर मीटर, तो अगर आपको दोनों ही यूनिट पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे कि ये इंटेंसिटी का बात हो रहा है, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगा। ओके, चलिए, तो ये तो इसका हो गया एसआई यूनिट। आफ्टर दैट इसके बाद हम लोग जो है इसका डायमेंशन देख लेते हैं। नाउ इट्स डायमेंशन, तो डायमेंशन किसका हमको देखना है, इंटेंसिटी का। इसके डायमेंशन के लिए हमको फोर्स का डायमेंशन चाहिए डिवाइडेड बाय चार्ज का डायमेंशन चाहिए। तो आपको मालूम है फोर्स का डायमेंशन mlt-2 और चार्ज का डायमेंशन it। तो अगर हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, mlt-2, ये -1 ऊपर आ जाएगा -3 एंड हियर i-1। तो mlt-3 एंड i-1 एंड इट इज क्वांटिटी। और ये कौन सा क्वांटिटी होगा, तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, देयरफॉर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका डायरेक्शन कैसे हम लोग देखते हैं, तो वो हम लोग अभी कुछ देर में देखते हैं। दैट्स डिपेंड्स अपॉन द चार्ज, है ना, वो चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसी पर उसका डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो क्वांटिटी हो गया, वेक्टर। तो इस तरीके से अभी हमने क्या देखा, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका एसआई यूनिट क्या है ना, क्या मेजरमेंट का फॉर्मूला है और क्या इसका डायमेंशन है। तो ये इंटेंसिटी का बेसिक। जब भी हम पूछे कि आप बताइए इंटेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है, तो आपको क्या बोलना है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। आगे जो है इंटेंसिटी का बहुत सारा फॉर्मूला मिलेगा, तो अगर आप अच्छे से ध्यान नहीं रखेंगे, याद नहीं रखेंगे, तो आपको कंफ्यूजन होगा कि किस प्लेस पे कौन सा इंटेंसिटी का फॉर्मूला को अप्लाई करना है। देयरफॉर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना। सारे फॉर्मूला को लिखेंगे अलग कॉपी में, ठीक है। थ्योरी जिसमें पढ़ते हो तो सही है, और फॉर्मूला को आपको अलग कॉपी में लिखना होगा, ठीक है। फॉर्मूला का प्रैक्टिस करना होगा, बहुत सारा फॉर्मूला है, अगर आप अच्छे से याद नहीं रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट एक टर्म देखते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी, तो इसका हमने अभी तुरंत फॉर्मूला पढ़ा है, E इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं हम लोग, F अपॉन क्यू नॉट। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। बट इस फॉर्मूला में थोड़ा सा हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा। अभी हमने कुछ देर पहले एक फिगर बनाया था कि देखो यहाँ पर हमारा एक क्या है, सोर्स चार्ज है, और यहाँ पर क्या है, पॉइंट चार्ज है। तो दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस हम लोग r मान लें, तो दोनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा क्या है, F है। तो अकॉर्डिंग टू द फिगर द फॉर्मूला ऑफ दिस कूलम्स फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, है ना। तो नाउ फ्रॉम
कूलम्स लॉ, ठीक है। तो कूलम्स लॉ से हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला इस फिगर के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन व्हाट, आर स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, ये जो F का जो फॉर्मूला है ये यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। इससे हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है ना। आगे किसी भी सिस्टम का हमको इंटेंसिटी निकालना होगा तो हम लोग इस फॉर्मूला का हेल्प लेंगे इसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा टर्म, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट है, तो F के बदले कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना टर्म रह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो दैट इज वेरी फेमस फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर आपको कहीं पर सपोज कीजिए कि सोर्स चार्ज दिया हुआ है Q और इससे R डिस्टेंस पर आपको किसी भी पॉइंट पर अगर इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो आप लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो इस फार्मूला में जो बेस फार्मूला है उसमें कोई डिस्टेंस का बात नहीं हो रहा है, सीधा हमको फोर्स दिया है और पॉइंट चार्ज दिया है तो इंटेंसिटी निकालना। बट यहाँ पर क्या हमको कि हमारा सोर्स चार्ज है और कितने डिस्टेंस पर हमको फाइंड करना है वो चीज़ दिया गया है। तो आप एक को अभी हम तुरंत बता रहे थे आपको कि जैसे अगर डिस्टेंस हमारा इंक्रीज होगा तो इंटेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आप देखिए इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, तो E इज इक्वल टू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होगा और ये इंटेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो इंटेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो डिस्टेंस इंक्रीज, इंटेंसिटी डिक्रीज एंड चार्ज का वैल्यू अगर हमारा इंक्रीज होगा तो इंटेंसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इंटेंसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड इंटेंसिटी जो है फर्स्ट थिंग इज व्हाट, दैट इज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा, इंटेंसिटी भी बढ़ेगा। एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट, दैट इज इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर विच इज 1/r स्क्वायर। दैट मीन्स कि अगर डिस्टेंस अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा इंटेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो चलिए ये इस तरीके का बात होगा। अब अभी तुरंत हमने पढ़ा है कि इंटेंसिटी जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है दैट मीन्स इसके पास क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या हमारा डायरेक्शन है। अब इसका डायरेक्शन किस पर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्ज विच में बी पॉजिटिव और नेगेटिव बिकॉज इट इज सोर्स चार्ज, है ना। तो ये सोर्स चार्ज है जो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है और इसी के बेसिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव होने पर ये इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। और एक चीज़ ध्यान देना है कि आप देखेंगे ये एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पर, दैट मीन्स सोर्स चार्ज कौन से मीडियम में है, एयर में है। अगर हमारा अदर मीडियम में है तो उसके बदले हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन के बदले हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो बार बार बोल रहे हैं, पहले जो पुराना वीडियो है, ठीक है, जो इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स अपलोडेड है उसको पहले वॉच करें फिर आगे देखें, तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा, दिक्कत है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, डायरेक्शन के लिए बात करते हैं। फर्स्ट नंबर, इफ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, अगर हमारा सोर्स चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, देन EFI इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, ठीक है। अगर सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो इंटेंसिटी किधर होगा, आउटवर्ड होगा, बाहर की ओर होगा। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज है और हमको ये वाला पॉइंट पी पर हमको इंटेंसिटी फाइंड करना है, ठीक है। तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर, ये चार्ज सपोज कर रहे हैं ए पॉइंट पर है, अब ए पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है तो पी पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो पी पॉइंट पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन आउटवर्ड, अब पी के लिए आउटवर्ड किधर होगा, इधर होगा, ठीक है।
है यहाँ पर। इस तरीके से हमको देख लेना है। अगर सपोज कीजिए चार्ज यहाँ पर है और पॉइंट पी इधर है, तो इस बार पॉइंट पी पर आउटवर्ड किधर होगा, इधर होगा। तो ये इस तरीके से समझना हमको। आफ्टर दैट इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 2 है, इफ सोर्स चार्ज इज नेगेटिव, अगर सोर्स चार्ज हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, देन EFI इज डायरेक्टेड इनवर्ड। ठीक है, तो अगर ये हमारा नेगेटिव चार्ज है तो ये इनवर्ड होगा। नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे हमारा ए पॉइंट पर ये -Q चार्ज है, ठीक है, ये ए पॉइंट पर हमारा क्या चार्ज है, -Q, और हमको यहाँ पर पी पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है, और ए से पी का डिस्टेंस हमारा क्या है, R। तो पी के लिए इनवर्ड क्या होगा, इनवर्ड मतलब क्या, चार्ज की तरफ। ठीक है, ये चार्ज की तरफ है, चार्ज की डायरेक्शन में है, इनवर्ड हो जाएगा। अगर हमारा पॉइंट पी इस साइड में है तो इस बार ये ए से पी का डिस्टेंस R, और इस बार इनवर्ड इधर। तो ये इनवर्ड आउटवर्ड का मीनिंग होता है। और आपको कॉपी में कैसे लिखा रहेगा, अगर आपका आउटवर्ड डायरेक्शन है तो दैट मीन्स ये पॉइंटेड लिखा हुआ रहेगा। पॉइंट दे करके अगर आपका ऐसा है तो ये इसका मतलब क्या है, आउटवर्ड है। और अगर आपका इस तरीके से है तो इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी जो है इनवर्ड है। तो ये क्या हमारा आउटवर्ड और ये क्या हमारा इनवर्ड। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। तो अगर इस फॉर्मूला को हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में कैसा हो जाएगा, इन वेक्टर फॉर्म। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म का बात करें तो वेक्टर फॉर्म में जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा इंटेंसिटी E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन वोट Q0। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, जिसमें हम बोले हैं कि आपको पॉइंट चार्ज Q0 यूज करना है। बट अगर आप इन जनरल वे लें तो आप ओनली Q भी यूज कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू F अपॉन Q। अब आप आगे इस पर बहुत सारा टर्म्स है, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, कि सपोज कीजिए कि हमारा इस तरीके से किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके का, और यहाँ पर किसी चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज को हमने रख दिया है या नेगेटिव चार्ज को रख दिया है। तो इस बार हमारा इंटेंसिटी और चार्ज दिया हुआ, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, फोर्स। देयरफॉर फोर्स F इज इक्वल टू व्हाट, Q इंटू ई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब भी ऐसे केस में वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एंड दैट अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इन विच द चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड, जिसमें चार्ज पार्टिकल हमारा रखा हुआ है। तो इस तरीके का ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका एक अलग टॉपिक हम बनाएंगे कि फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए अभी हम लोग इसके आगे देखते हैं। अच्छा, एक और कंडीशन था कि अदर मीडियम में जो है फोर्स का फॉर्मूला और एयर में फोर्स का फॉर्मूला, वो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग देखे हैं डिटेल में, रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी वाला लेक्चर नंबर 7 में। ठीक है, तो आज थोड़ा सा हम लोग उसमें एक टॉपिक था उसको भी हम लोग देख लेते हैं, कि हम बताए थे कि एयर में फोर्स जो है वो अदर मीडियम के कंपेयर में क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उसको भी हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। Force in a medium from Coulomb's law। Force in a medium from Coulomb's law। तो कूलम्ब के लॉ से किसी मीडियम में फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, इसको अगर हम देखें तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर कोई चार्ज है, सपोज कर लेते Q1, और यहाँ पर चार्ज है, सपोज कर लेते Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। और ये जो चार्ज पार्टिकल है ये हम सपोज कर लेते हैं कि इसका सराउंडिंग मीडियम जो है वो एयर नहीं है बल्कि अदर मीडियम है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो परमिटिविटी होगा दैट विल एप्सिलॉन।
तो व्हाट इज Q1 एंड Q2? Q1 एंड Q2 इज व्हाट? दैट इज चार्ज। Q1 एंड Q2 ये हमारा क्या है? ये तो हमारा चार्ज है। और R हमारा क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, ठीक है। और एप्सिलॉन क्या है हमारा? परमिटिविटी ऑफ अदर मीडियम, दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, दैट इज व्हाट? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो अगर हम फोर्स का फॉर्मूला लिखें, देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, और हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? F है। देयरफॉर फ्रॉम कूलम्स लॉ, फ्रॉम कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ से क्या हो जाएगा हमारा? F इज इक्वल टू, या F मीडियम इसको हम कह सकते हैं, F मीडियम अदर मीडियम में है तो हम यहाँ मीडियम लगाते हैं। तो F मीडियम इज व्हाट? दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब थोड़ा सा इस फॉर्मूला को अगर हम आगे बढ़ाएं तो चलिए देखते हैं आगे बढ़ाने से क्या हो जाएगा इसमें। तो ये अगर थोड़ा हम लोग आगे बढ़े इस फॉर्मूला में, तो वी नो दैट एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन, देयरफॉर F मीडियम विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/एप्सिलॉन आर अलग कर लेंगे एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं इसको ऐसा, 1/एप्सिलॉन आर अलग एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बदले एफ एयर लिख सकते हैं, फोर्स इन एयर का तो यही फॉर्मूला होता है। तो वी नो दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज एफ एयर, देयरफॉर एफ मीडियम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/एप्सिलॉन आर इंटू एफ एयर, और एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ एयर बाय एप्सिलॉन आर। तो ये भी न्यूमेरिकल के लिए बहुत हेल्पफुल फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एफ मीडियम का फॉर्मूला एफ एयर बाय क्या है? एप्सिलॉन आर। तो हम बोले थे पिछले क्लास में भी एप्सिलॉन आर के बारे में, इट इज ओनली अ नंबर, है ना, विच इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। इसका कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होता, ये सिर्फ ओनली एक क्या है? नंबर है, जो कि अदर अलग डिफरेंट मीडियम्स के लिए डिफरेंट होता है। आप सपोज कीजिए कि हमारा फोर्स इन एयर जो है वो हमारा 15 न्यूटन है। कितना न्यूटन है? 15 न्यूटन एफ एयर। और हमने उस चार्ज पार्टिकल को उतने ही सेपरेशन के साथ किसी अदर मीडियम में रख दिया जिसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना हमारा, सपोज कर लेते हैं 5 है। तो बताइए उस मीडियम में फोर्स कितना लगेगा? तो क्या है फॉर्मूला? एफ एयर अपॉन एप्सिलॉन आर, विच इज 15/5, दैट इज 3 न्यूटन। तो आप क्लियरली यहां पर देख रहे हैं कि एफ एयर में 15 न्यूटन का फोर्स था, बट एफ मीडियम में कितना न्यूटन का फोर्स रह गया? 3 न्यूटन का फोर्स रह गया। तो फोर्स क्या हुआ? डिक्रीज हुआ है। तो हम पहले ही बोले थे आपको कि एयर को छोड़ के अदर मीडियम होगा तो उसमें फोर्स का वैल्यू एयर के कंपैरिजन में कम ही रहेगा, ठीक है। ओके, तो चलिए आज हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या होगा, है ना। फिर अब इसके आगे का टॉपिक हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे। बीच का छोटा छोटा टॉपिक्स जो है वो, जैसे अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो ये सब छोटा मोटा टॉपिक है जो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। तो अपना भी स्टडी, सेल्फ स्टडी करना है, और बाकी तो यहाँ क्लास में हो ही रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोग इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप लोग जो है अच्छे से स्टडी कीजिए और इसको पढ़ के रखिए, है ना, नोट कीजिए फॉर्मूला को कॉपी में नोट करते रहना। ओके, थैंक यू।